हाय एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पीडी बुक का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समराइज्ड वे में इन्होंने एक साथ दिया है, जो कि ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 24 या 20 पेजेस के हैं। हमने काफ़ी सारा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, लेकिन फिर भी 8 पेजेस बाकी रह गए थे जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। साइंस के 2-3 पेजेस हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, एंड बाकी जो आपका इकोनॉमिक्स पार्ट है एंड कंप्यूटर पार्ट है वो भी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले 18 पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज 19 पेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक किसका होता है? तो ये वर्षा की संभावना का होता है। और धीरे धीरे राइज होना किसका होता है? तो वेदर क्लीन हो रहा है, इस चीज का सूचक होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको पेन डाउन कर लेंगे। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का जो तल है वो क्या होगा? इसमें कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, दैट इज अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है ये बढ़ जाता है, इसलिए हिली एरियाज में प्रेशर कुकर में ही लोग खाना पकाते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी भी प्रतीत होती है। ये किसके कारण होती है जनरली? तो ये होती है प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एंड गुरुत्वीय त्वरण दैट इज जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, और जी का मान सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो किस पे होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो ये होता है 0। और गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी के तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है? उससे मच्छर मर जाते हैं, और मच्छर मरते हैं तो वो किस रीजन से मरते हैं? वो होता है पृष्ठ तनाव का कम हो जाना। पृथ्वी पर जो गड्ढे होते हैं उसमें अगर पानी भरा है, उस पे अगर आप केरोसिन ऑयल का छिड़काव करोगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर मर जाते हैं। कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। उसका कारण है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, और किसी पदार्थ के 1 ग्राम संचित संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान है, ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसको अगेन पेन डाउन कर लेंगे या फिर आप इसको रिपीट कर लेंगे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान क्या है? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य के लिए पलायन वेग मान क्या है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए वहीं पे क्या होगा? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH माइमा। और पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? कौन थे इसके आविष्कारक? तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक के आविष्कारक कौन थे? ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक बना होता है किस चीज का? तो ये बना होता है कॉपर का, तांबा का। प्राथमिक सेल क्या है? तो ये ड्राई सेल है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये केमिकल ऊर्जा होती है, दैट इज रासायनिक ऊर्जा।
शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका? तो ये बना होता है जस्ता का। अब ये जो ड्राई सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे हैं, तो यहाँ पे और 2-3 पॉइंट्स जो है वो भी आपको पेन डाउन कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको कई बार पूछा जा चुका है कि जो ड्राई सेल का एनोड बना होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। और संचायक बैक्टीरियो में प्रयुक्त धातु जो होता है ये होता है सीसा। गैलेना अयस्क जो है ये सीसा का है। और लीड जिसको सीसा भी कहा जाता है संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए। वैद्युत अपघटन में अवकरण दैट इज रिडक्शन होता है किसकी वजह से? किस पे होता है? तो कैथोड पर होता है। और प्राकृतिक चुंबक बना होता है किस चीज का? तो लोहे के ऑक्साइड का। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो किस डायरेक्शन को इंगित करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से, वहीं स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। और चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो ये होता है विकर्णन। और जो चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है वो होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ये कभी खत्म हो जाता है तो इसको अगर आप पीटते हैं या फिर गर्म करते हैं तो चुंबकत्व जो है ये खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत क्या करती है? तो ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ये गॉस है, गॉस, राइट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये टेस्ला है, या फिर इसको आप न्यूटन भी कह सकते हैं। और फिर ध्रुवों का नमन कोण क्या होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटके चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब आपसे कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है जो रिसेंटली ट्रेंड एनालिसिस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो ओरेस्टेड के द्वारा किया गया है। और डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। तो ये कार्य करता है किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। यहाँ पे जो भी आपने लुसेंट का अगर रिवीजन किया होगा तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस की कौन सा विद्युत से आपको इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, डोंट वरी, वो सारे के सारे रिवीजन हम कर लेंगे। और आपने अगर रिवाइज अभी तक नहीं किया होगा तो आप लुसेंट के बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यस, इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बोल रही थी, जिसका एक चार्ट दिया हुआ है लुसेंट पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। विद्युत मोटर जो है ये किस चीज को किसमें बदल देता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? बैटरी। ट्रांसफार्मर का रोड जो होता है ये किस चीज से बना होता है? तो ये बना होता है नर्म लोहे का। और ताप का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में ये धारा बहती है। और ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में, इसको याद रखिएगा, एसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। और ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। और टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो होती है ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार का
होता है तो क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है ये बहुत कम होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60, और विटामिन B12 जो होता है ना गाइस, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लेंगे। फिर कैंसर का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो ये कहलाया जाता है ओंकोलॉजी। और कीमोथेरेपी जो है ये भी कैंसर से रिलेटेड ही है, कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो टेक्सोल है ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो ये यू नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। और ORT इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। चिकित्सा किससे संबंधित है, तो ये अतिसार से संबंधित है। ल्यूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी जो है ये आंखों की बीमारी है। और डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा होता है, तो ये गला होता है। एथिलिक फूड रोग जो है ये फंगस से है। और HIV की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग जो है ये कौन सा है, तो ये एड्स है। और SARS दैट इज सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। और ज्योति तीव्रता का मापक जो है ये कैंडिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर किसको नापता है, अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है इसके थ्रू, हाइड्रोमीटर के थ्रू। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है ये 80 किलो कैलोरी होती है। और डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, तो ये ध्वनि के इफेक्ट से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। समुद्री दूरी मापने की इकाई जो है ये नॉटिकल मील कहलाती है। और pH मान का निर्धारण किया था किसने, तो सॉरेंस ने किया था pH मान का निर्धारण। और उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो ये 7 होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो मिल्क है एंड वाटर है इसका pH मान क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हमने कंप्लीट करके रखा है। 4 to 5 मिनट का वीडियो है। pH से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे उदासीन विलयन का मान जो है pH मान वो कितना होता है, ये 7 होता है। और अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है ये 7 से कम होता है। 7 से कम जो भी होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। फिर क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। और शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो क्या होता है, 7.0। अम्लों का स्वाद जो होता है वो क्या होता है, तो ये सावर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। क्षार का स्वाद जो होता है ये तीखा होता है, डेट इज कड़वा भी आप इसको बोल सकते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। और फिर अम्ल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, चलिए अम्ल जो है वो किस चीज को डिनोट कर देता है, तो नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है अम्ल। और वहीं पे क्षार की बात अगर की जाए तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन तत्व के रहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीपीएससी के एग्जाम में 2019 या 2018 में पूछा गया था। तो प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र जो है ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और निलंबन के प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच का होता है। कार्बन के 2 अपरूप जो है ये कौन से हैं, तो ये है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। और किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है उधर्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है उधर्वपातन की विधि के द्वारा। और भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला
जो तत्व है वो कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपको ऑप्शन में रहता है, आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो है ये यूरेनियम 238 है और लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, राइट, हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, बॉक्साइट से। तो लोहा का किससे होता है, हेमेटाइट से, एंड एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण वही कॉपर पाइराइट से होता है और तरंग धैर्य का ऐसा इकाई जो है ये एंगस्ट्रम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ के ऐसा यूनिट्स आपको दिए गए हैं। फिजिक्स का जब भी हम रिवीजन करेंगे ना तो वो सारे के सारे ऐसा यूनिट्स हम देखने वाले हैं, एवरीथिंग हम वहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऐसा यूनिट हो या फिर जो भी आविष्कार हुए हैं वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके 5 से 6 फिजिक्स में पूछे जाते हैं, न्यूटन से रिलेटेड लॉज पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज है हमारा, आई थिंक दिस वन इज लास्ट पेज ऑफ साइंस। लेट मी चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, या दिस वन इज लास्ट पेज। सो DDT का पूरा नाम क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। TNT का पूरा नाम क्या है, तो ट्राई नाइट्रो टाल्वीन है। और RDX का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या फिर रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव भी आप इसको कह सकते हैं। RDX का अन्य नाम क्या है, तो किस नाम से और इसको जानते हैं, तो ये साइक्लोनाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो है ये क्या है, तो ये है नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटाणुनाशक जो है ये किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है क्लोरल से। और यूरेनियम का प्रमुख अयस्क जो है ये पिच ब्लेंड है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे, तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ स्पेडेन ने किया था, राइट। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो ये चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। पीतल मिश्र धातु किसका किसका है, तो तांबा और जस्ता का है। सोने के आभूषण बनाने समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तांबा धातु मिलाया जाता है। और सोने का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो 24 कैरेट में पाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या, तो क्रोमियम। और सोना का लैटिन नाम जो है ये ओरम है, जिसको आप AU से डिनोट करते हैं। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम और उसको AG से डिनोट करते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो ये HNO3 प्रयोग किया जाता है, जिसको आप नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा जो कि खाने के यूज में लाया जाता है, खाने वाला सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में, तो आपको कैसे याद रखना है ये आप देखिए। बाई मतलब बेकिंग, राइट, तो बाइकार्बोनेट जहाँ लगा है वो बेकिंग से रिलेटेड है, मतलब खाने के यूज में लाया जाता है। और जो कार्बोनेट है वो धुलने के यूज में लाया जाता है, तो यहाँ से अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़े से यहाँ होना चाहिए, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो इसके ऑक्टेन नंबर से ऑब्वियसली। पेट्रोल मिश्रण किसका है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। और हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत जो है ये क्या है, ये कच्चा तेल है। और गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल और इथेनॉल का। ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है,
तो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। और परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु नाभिक की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। और नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। इस टाइप के क्वेश्चन सब फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप, इन सारे पॉइंट्स को, इस टाइप के पॉइंट्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 0.001 मिलीमीटर होता है। और बिल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस है ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस यूज होता है। किसके लिए, तो बिल्डिंग पर्पस के लिए। गोताखोर जो सांस लेते हैं तो वो किस किस गैस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो उसका रीजन होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग क्या होता है, तो यीस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण जो है वो करने का श्रेय किसको जाता है, ये अचीवमेंट किसको जाता है, तो ये जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको माना जाता है, तो जोसेफ लिस्टर को। हरा प्रोटोजोआ जो है ये कहलाता है युगलीना। और मछलियों में श्वसन होता है किसके कारण, तो गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है, विटामिन डी का स्रोत होता है, ये सोर्स होता है कौन सा, मछली का लीवर। और ऑक्टोपस एक मृदु कवची जो जीव है, ये आप याद रखेंगे। डायनासोर जो है ये मेसोजोइक सरीसृप जीव थे। और डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी जीव में, स्तनधारी जीव में। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, तो ये ब्लू व्हेल है। और रेशम के कीड़े पलने को क्या यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन करेंगे कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, तो ये है सेरीकल्चर। इस विधि को सेरीकल्चर कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी अध्ययन जो है ये कीटों से रिलेटेड है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है यही ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या क्या अध्ययन कहलाता है, डेमोग्राफी। और अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। एंथ्रोलॉजी और अस्ट्रियोलॉजी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी जो है ये आपका पक्षियों से रिलेटेड है एंड अस्थियों से रिलेटेड क्या है, ऑस्ट्रियोलॉजी। फिर सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। और फिर से हैदराबाद में एक और चीज है जो कि है सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित। ठीक है। और घी और दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध जो आपको पीला दिखता है गाइस, वो भी कैरोटीन के प्रेजेंस में ही दिखता है, कैरोटीन के कारण ही दिखता है। घी में वसा का मात्रा जो होती है, वसा की मात्रा जो होती है ये क्या होती है, 99%। और दूध में वसा मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है क्या, तो वैसेक्टोमी। और स्त्रियों में नसबंदी जो होती है वो ट्यूबेक्टोनॉमी कहलाती है। फिर आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है ये क्या होता है, ये माल्टोज होता है। और लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है क्या, आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है ये कौन सा है, ये है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे, तो गैलीलियो थे। धूप में चश्मे की क्षमता जो होती है ये क्या होती है, तो ये होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है, तो घनत्व जो है ये सेम रह जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है जो कि -40 डिग्री
ताप पर करता है। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा और लेंज का नियम आवश्यक किसके लिए है? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए ये लेंज का नियम आवश्यक है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट में और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl इस फार्मूला और रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मिल्की लुक दे देता है। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस जो है, ये कौन सी गैस है? तो ये गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो ये क्या है? C12 है। और रेडियो सक्रियता की इकाई जो है ये क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है और लाइमस्टोन का रासायनिक नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 भी आप कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम जो है ये कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रयोग किया जाता है, प्राप्त करते हैं किससे? तो ये फफूंदी से प्राप्त करते हैं। और सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो ये प्लैटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है वो CaSO4 2H2O है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है ये क्या होता है? स्किन, त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। जिसमें भी मेलानिन प्रोड्यूस जिसमें ज्यादा होता है उसका कलर जो होता है, उस व्यक्ति का कलर डाउन होता है। और जिसकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है उसका कलर लाइट होता है। इसको आप याद रखेंगे। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। और हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है? तो ये है CO2। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। और नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। फिर रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। फिर प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? आइसोप्रीन का। और प्रतिरोध का मात्रक जो है ये क्या है? ये है ओम। ल्यूमेन इकाई होती है ज्योति फ्लक्स की और कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो ये करता है ओजोन परत। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे WC रोएंटजेन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाती है। ये हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है ये मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। एक लड़की झूले में बैठकर झूले झूल रही है और यदि वह एकाएक खड़ी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दोलन काल है ना वो कम हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा कि किसी गतिमान पिंड की गति जब कम होती है तब उसमें लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है? ये होता है आधा। और पायरिया बीमारी मसूड़े की होती है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। सिरका जो है ये मिक्सचर किसका है? ये पानी और एसिटिक अम्ल का मिक्सचर है। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। और शक्ति का मात्रा जो होता है वॉट होता है, जूल पर सेकंड होता है। और आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच का जगह जो है ना इसको क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। साइनेप्स कहा जाता है। विद्युत बैटरी के आविष्कारक जो थे वो कौन थे? वो वोल्टा थे।
और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 या 207 जो ऑप्शन में अवेलेबल हो उसको आप टिक कर लेंगे। और बुनसेन बर्नर जो है ये कार्य कौन से सिद्धांत पे करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। और पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम जो है ये प्रतिबल पर विकृति जो है इज इक्वल टू ई, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्रतिबल पर विकृति इज इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है ये बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो ये हमने साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है स्पीडी से। और जो इकोनॉमिक्स पार्ट है यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जामिनेशंस दिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप सुनोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये 3-4 पेजेस से ही क्वेश्चंस कितने सारे आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से गाइस हम इकोनॉमिक्स पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से स्पीडी बुक का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है वो सारी की सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप वीडियो के थ्रू इसको कंप्लीट नहीं करना चाहते हो तो मेरा एक सजेशन है कि आप इस बुक को पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बुक से ही 50% क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में आ जाते हैं। मैं जीएस पार्ट की बात कर रही हूँ, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगेन करंट अफेयर्स के लिए भी जो स्पीडी की बुक है वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 बाय 1 उन सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। अर्थशास्त्र का जनक जो है ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग कभी हुआ था, तो किसके लिए होता है, तो ये विकासशील देशों के संदर्भ में होता है। पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश जो था वो अमेरिका था और उसके बाद रूस था। विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो ये स्थान है 6ठा, जो कि अब आपको जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से भी आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। क्रय शक्ति समता जो कि पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान जो है ये तीसरा है। ये सारी चीजें हम जो इकोनॉमी का वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं उसमें रिवाइज्ड वे में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये फ्रांस है। भारत में अर्थव्यवस्था जो है ये मिक्स्ड है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ जो है वो 1948 में हुआ था और मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। तो 1990 से याद रखिएगा, इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है ये 1990 से ही किसके द्वारा किया जाता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन किसके का आधार क्या है, तो वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। HDR 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान जो है वो 130वां है। तो जो भी रैंकिंग इंडेक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, वो करंट अफेयर्स का पार्ट आपका हो जाएगा। तो 2018 वाला याद करने की जरूरत नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम, ये भी आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो ये करता है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। और जो आपका राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो ये था MP। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था।
और दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये अगस्त 1949 में हुआ था और राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर मापी जाती है, संबंधित है राष्ट्रीय आय से। और हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण इसके अवधारणा के प्रतिपादक थे। किसके? हिंदू वृद्धि दर के। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था किसने? तो ये दिया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जो है ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी जिसको आप कहते हैं ये है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है, 2015 से ही। और वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था? तो ये 17.6% था। ये सारी चीजें हम रिसेंट डेटा चेक करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लेखा जोखा कौन करता है? तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसको आप इन शॉर्ट फॉर्म सीएसओ बोलते हैं। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कभी कराई थी? तो 1977 में कराई थी। सीएसओ का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र है और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित कौन करता है? तो ये अगेन सीएसओ ही करता है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये कोलकाता में है। 2016-17 में जीबीए दैट इज सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र जो है ये कृषि, द्वितीय क्षेत्र जो है ये उद्योग और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा का योगदान मतलब सेवा संगठन जो है उसको दिया गया है। इसका क्रमशः जो है वो इतना है और रिसेंट डेटा हमारे लिए जरूरी है ये नहीं। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है किससे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जो आ जाता है ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति। और जो आपका सर्विस सेक्टर है वो आ जाता है किसमें? सेवा। जो आपका टर्शियरी क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से रिलेटेड होता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर जो होती है उसका सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन सा होता है? तो ये होता है पर पर्सन इनकम होता है, प्रति व्यक्ति आय ये होता है। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश जो है ये जापान है और 2012-13-14 का नहीं देखना है। अगेन ये भी हमें रिवाइज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। व्यक्ति वाला क्षेत्र ये तो 2012-13 का ही है। भारत में गरीबी का मापन का आधार जो है ये न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में क्या होना चाहिए? क्रमशः 2400 कैलोरी होना चाहिए और 2100 कैलोरी होना चाहिए। किसका? ग्रामीण का कितना होना चाहिए? 2400 और शहरी के लिए 2100 होना चाहिए। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है फिर लकड़वारा फॉर्मूला के आधार पर। तो आपसे पूछा भी जाता है कि लकड़वारा कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पॉवर्टी से रिलेटेड है। लकड़वारा फॉर्मूला जो है इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? एक्सेप्टेंस कब मिला था? तो ये मिला था 11 मार्च 1997 को। इसको स्वीकृति मिली थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। और भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो ये है अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। संरचनात्मक जो है ये बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है ये मौसमी बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार कि जो मौसमी बेरोजगारी है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये एग्रीकल्चरल क्षेत्र से, एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है ये खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। और विनिमय वर्ष की अवधि जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में आता है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे KC नियोगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 5 होती है इंक्लूडिंग अध्यक्ष। 14वें वित्त आयोग का गठन जो है वो 2013 में हुआ था। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 2020 की थी। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 तक रहने वाली है। और जो इसके आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? वो है NK सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। फिर है 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1915 को हुआ था। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पे योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? जॉन मथाई ने। और योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। फिर योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? PM होता है। और योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। और गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ है? तो ये हुआ है नीति आयोग का, जिसका फुल फॉर्म क्या है वो आपसे काफी बार पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में कभी आई थी? तो 1 जनवरी 2015 को आई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्रमशः नरेंद्र मोदी जो है ये अध्यक्ष थे और अरविंद पनगड़िया जो है ये उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक, ये परामर्शदात्री संस्था है और विशेषज्ञ संस्था है। परामर्शदात्री और विशेषज्ञ संस्था है नीति आयोग। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। और फिर इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद GDP लक्ष्य निर्धारित है कितना? 9%। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उसको सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। और जो NDC है राष्ट्रीय विकास
परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, काउंसिल जो है, उसकी स्थापना, उसका गठन कभी हुआ था? तो वो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक अगेन, और एनडीसी के अध्यक्ष अगेन होते हैं प्रधानमंत्री ही। नेक्स्ट पेज के जो क्वेश्चन थे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो कौन कौन से जो मेंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, उनके प्रशासक होते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य होते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको पेन डाउन कर लेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य क्या है? तो ये है जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप जो है ये क्या है? तो मिक्स्ड है। और फिर यहाँ पे देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विश्वेश्वरैया थे। तो इन्होंने 1934 में ये बुक लिखी थी। और गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायन ने 1944 में। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बॉम्बे प्लान फिर 15 वर्षीय योजना जो है ये लागू हुआ था 1944 में। 8 उद्योगपतियों ने इसको लागू किया था। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर जन योजना पीपल्स प्लान निर्मित की गई थी श्री M.N. रॉय द्वारा 1945 में ही। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। और योजना से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। योजना से क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम अपनाया था किसने? तो ये अपनाया था रूस ने। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन का, और आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय जो है ये किसकी विषय है? ये राज्य है या समवर्ती सूची है? तो ये है अगेन आपको समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये है 7th अनुसूची, राइट। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ जो है ये 1951 से हुआ था। तो इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि इस बार के बीपीएससी एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 में हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 1949 में। और भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से, रसिया से। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से लेके 1956 तक चला था। और किस पर आधारित था? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये पूरे के पूरे जो पंचवर्षीय योजना थे ना, 5 years प्लान थे ना, ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसको मैं बहुत जल्द कंप्लीट करने वाली हूँ वीडियोस में। किस पे आधारित था, कितना अचीवमेंट था, कितना टारगेट था, ये सारी चीजें, क्योंकि हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक्स में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से लेके 56 तक चला था। और ये आधारित था हेरोड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता जो है वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था किसको? एग्रीकल्चरल सेक्टर को। द्वितीय जो है वो 1956 से लेके 61 पे आधारित था। और 1956 से लेके 61 पर जो आधारित था वो किस पे था? वो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च जो है वो प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाना है। ये सारे के सारे इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के
दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा जो है ये भी सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें ही दिया था। और फिर थर्ड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन है गाइस ये है 1961 से लेके 1966 तक, और ये है डिपेंडेंट ऑन डोमर समृद्धि मॉडल, राइट। तृतीय योजना में प्राथमिकता जो है वो दी गई थी अर्थव्यवस्था पे, दैट इज इकोनॉमी पे। और फिर हम देख लेते हैं इकोनॉमी को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाने के लिए अब तक की सबसे असफल योजना भी जो रही थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना ही रही थी। वो क्यों रही थी वो भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी की सारी चीजों के साथ साथ हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किसकी सरकार थी और कौन कौन सा युद्ध हुआ, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा जो प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान था उस पे। तृतीय योजना का विकास लक्ष्य जो था वो विकास दर लक्ष्य प्राप्ति जो था वो क्या था, तो विकास दर जो है वो सोचा गया था कि 5.6 रखा जाएगा, लेकिन 5.6 एक्सेप्ट उसको 5.6 अचीव किया जाएगा, लेकिन असल में जो अचीवमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ 2.8 ही रहा। काफी कम विकास दर ये अचीव कर पाए थर्ड प्लानिंग कमीशन के दौरान। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का जो कारण था ये इंडो पाक युद्ध था जो कि 1965 में हुआ था, और भारत चीन युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था, और भयंकर अकाल भी आप नहीं भूलेंगे कि इसका मेन रीजन था। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था, ये जो तृतीय वार्षिक योजनाओं का जो काल था, 3 वार्षिक योजनाओं का ये जो काल था ये था 1966 से लेके 1999 तक। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश मतलब प्लान्ड हॉलीडे का। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्लान्ड हॉलीडे का ड्यूरेशन क्या था, तो ये था 1966 से लेके 1969 तक। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट जो है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये किस टाइम में हुई थी, तो ये हुई थी जो आपका योजना अवकाश है 1966 से लेके 1969 तक उसके बीच में हुई थी। चतुर्थ योजना का काल जो था ये 1969 से लेके 74 तक था, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है जो कि 1969 से 1974 तक चला, उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की थी D.R. गाडगिल ने। गाडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना, और चतुर्थ योजना का मुख्य जो उद्देश्य था, एम था, वो था स्थिरता के साथ विकास, क्योंकि इससे पहले क्या था, इंडो पाक युद्ध और इंडो चाइना युद्ध की वजह से जो अचीवमेंट था वो काफी कम था, तो एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए थी, उसकी वजह से ये जो एम था फोर्थ प्लानिंग कमीशन का वो मेन एम था। 5वीं योजना का काल था 1974 से लेके 1979, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेके 79 की रूपरेखा तैयार की थी, ये की थी डीपी धर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी, ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका रीजन क्या था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जो नारा जो दिया था, साथ ही साथ ये देख लीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में ही दिया था, काम के बदले अनाज। 1977 से लेके 78 का जो था वो कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं योजना के काल में ही 1974। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पता चल सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या था 1974 से 79, और 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है लागू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, और फिर अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है ये स्टार्ट हुआ था 1978 से लेके 80 तक में। अनवरत योजना जो है ये
किसकी देन है, तो ये गुरनार मिर्डल की देन है। और अनवरत योजना के प्रतिपादक जो थे ये थे रेगनर फ्रिश। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवाद मॉडल पर और नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी छठी योजना काल में। तो ये सिक्स्थ जो है ये छठी योजना काल जो है ये क्या थी, ये थी 1980 से लेके 85 में। यहाँ पे आप क्वेश्चन वाइज रिवीजन कर लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक ही सेपरेट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी, ये सिक्स्थ प्लानिंग जो कमीशन थी, सिक्स प्लानिंग जो थी 5 ईयर प्लान थी उसमें स्टार्ट हुई थी। और सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1985 से 90 के बीच में चली थी, जिसकी रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 से 86 तक तथा जवाहर योजना जो कि 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के दौरान ही। नेहरू रोजगार योजना जो है वो अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था 7th 5 ईयर प्लान के टाइम में ही। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1992 से लेके 1997 तक की है, जिसकी रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था मानव संसाधन का विकास और अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना का विकास दर जो था एवं लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी, लक्ष्य रखा गया था 5.6 और प्राप्ति हुई थी 6.8। तो महिला समृद्धि योजना जो है ये 2 अक्टूबर 1993 का जो ये प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 8th 5 ईयर प्लान के दौरान। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इस टाइप के डेट्स जो है आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो कितना भी पहले का हो, तो डेट्स तो आपको डेफिनेटली याद कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड जो आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं वो स्पीडी में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है, वो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 15 अगस्त 1993 में शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 8th प्लानिंग जो टाइम जो था 8th 5 ईयर प्लान जो था उसके टाइम में ही हुआ था। और 9th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो 1997 से लेके 2002 तक था। उसका मुख्य एम जो था, मेन एम जो था वो था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल जो था ये 2002 से लेके 2007 तक था 10वीं योजना का काल। और उसके बाद 10वीं योजना का विकास दर जो था वो क्या था और लक्ष्य की प्राप्ति क्या हुई, ये आप याद रखिएगा। 8 जो है ये निर्धारित था लेकिन हुआ कितना, 7.6। 11th जो 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन 2007 से लेके 2012 तक था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12th 5 ईयर प्लान जो है 2012 से लेके 2017 तक। और अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना जो है वो 1 अप्रैल 2000 को और अंत्योदय 25 दिसंबर 2000 को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 में ही। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1974-75 में हुई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये शुभारंभ इसका हुआ था 25 दिसंबर 2001 को। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रारंभ जो है किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा की जगह क्या कर दिया गया था, मनरेगा। और नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी क्या थी, 100 रुपये।
और भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुई थी। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है ये बिहार है। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ जो है वो 1 अप्रैल 1999 में ही हो गया था। सर्वाधिक अभियान की शुरुआत जो है वो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2000 से 2001 में हुई थी। और फिर हरियाली योजना जो है, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। आप देख रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2000 से 2001 में हुई थी। हरियाली योजना का शुभारंभ जो है वो 27 जनवरी 2003 को किया गया था। और वही कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 2004 में। स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दिसंबर 2002 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था दिसंबर 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी 2000 में, 2000 से 2001 में। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 से 2000 के बीच में। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य जो है प्रारंभ हुआ था 1982 में। गाइज बोलते बोलते कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो आप उसको प्लीज कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे बोलना ये सच में बहुत ही टफ काम होता है अपने आप में। कपाट का जो गठन हुआ था ये कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1 सितंबर 1986 को 1986 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये है नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद हो जाना। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जो वो क्या है, वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला संस्था कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है, जिसको CACP भी आप कह सकते हैं। फिर है भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था बड़ौदा में, जो कि 1920 में किया गया था। और चकबंदी को 2 प्रकार से ऐच्छिक एवं अनिवार्य, इसके जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, वो है ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश से। ऐच्छिक की शुरुआत हुई थी पंजाब से। और अनिवार्य जो है कंपल्सरी चकबंदी जो था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वो हुई थी MP से 1928 में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। और जोतों का आकार सबसे कम है कहाँ, तो केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में। और भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर मंथ में। ये सारे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, आप देख रहे हैं। फिर खरीफ फसल जो बोई जाती है ये है जून से जुलाई में। रबी फसल में कौन कौन सा आता है, तो ये आता है गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। वही खरीफ फसल में आता है चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल है ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी, ये सब जो है ये आपका जायद फसल है। और भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है ये है चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर विलियम गॉड थे। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो 1966 से 67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है, तो वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वही विश्व स्तरीय जनक जो है हरित क्रांति का वो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग
अनुराग को। हरित क्रांति से सबसे पहले प्रभावित फसल जो है वो गेहूं था और हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश जो है ये है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में और पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं मटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा के प्रोडक्शन से और श्वेत क्रांति जो है ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है गोल्डन रिवॉल्यूशन वो किससे है? अंडा से है। और बादामी क्रांति संबंधित है किससे? मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। फिर नेक्स्ट जो है हमारा नीली क्रांति मत्स्य से है। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से है और ब्राउन जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा से है। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से है। फिर जो आपका गाइस सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से और यहाँ पे हमने जो आपको इससे पहले बताया था कि रजत क्रांति जो है ये आपका श्वेत क्रांति जो है दूध से है और सिल्वर क्रांति जो है ये अंडा से है। राइट, आपको गोल्डन क्रांति नहीं है वो सिल्वर क्रांति है, ये आप करेक्ट कर लेंगे। सभी क्रांतियों का सम्मिलन जो है ये इंद्रधनुषी जो होता है क्रांति उससे रिलेटेड है। और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? ये जो आपका आयकर है, संपत्ति कर है, निगम कर है, मृत्यु कर है, भू राजस्व कर है, उपहार कर है, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल्स टैक्स है, तट कर है, उत्पाद कर है, जो सीमा शुल्क लगता है वो सब आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाला कर जो है जो सेंट्रल जो टैक्स है वो कौन कौन सा है? तो ये आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, धन कर है, उपहार कर है और सीमा शुल्क है। कृषि धन पर कर है। फिर राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाला कर जो है वो वही भू राजस्व कर है, कृषि आयकर है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, पथ कर है, मोटर वाहन कर है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चलैया समिति, जिसका गठन हुआ था 1991 में। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत जो है वो निगम कर प्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार को सबसे अधिक आय अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो मिलता है वैट से, पहले मिलता था सेल्स टैक्स से। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति जो होती है वो उत्पाद शुल्क से होती है और नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत जो है ये कौन सा है? तो ये है चुंगी कर। सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 119 है। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994 से 1905 में, जो कि चलैया समिति की संतुति पर हुआ था। 12वीं योजना का काल एवं विकास दर जो है लक्ष्य क्या था और विकास दर क्या था? तो 2012 से 2017 था और 9% लक्ष्य रखा गया था। रेखा समिति गठित की गई थी किसकी वजह से, किसके लिए? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की सुधार के लिए रखी गई थी। लागू रेखा समिति का गठन किया गया था। वांचो समिति वही जो संबंध रखता है वो प्रत्यक्ष कर की जांच से रखता है और सर्विस टैक्स जो है वो उगाही करता है आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति कहलाता है। ओके, मुद्रास्फीति कहलाता है। फिर भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है वो 2004 से 2005 है। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या जो थी वो 676 थी।
पहले 435 वस्तुएं हुआ करती थी। मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को और मुद्रास्फीति से लाभ होती है ऋणी को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी और प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1, ये याद रखिएगा। और मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? M3। M1 M3 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर गिल्ट एड्स बाजार जो है ये सोना चांदी से संबंधित है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर और भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से? रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होती है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का और विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली जो है ये सर्वप्रथम अपनाई गई थी फ्रांस में, जो कि 1979 में अपनाई गई थी। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को और मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। फिर है कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन? निर्यात आयात बैंक। और निर्यात आयात बैंक जो है एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। भारत में जीवन बीमा देन है किसकी? तो ब्रिटेन की। और दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था जो है ये कौन सी है? ये UTI है, LIC है और GIC है। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में और भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1956 में और सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था जो है ये है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। मुख्यालय जो है ये मुंबई में है और भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो है वो US 64 योजना समाप्त हुई थी 21 मई 2003 को। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय जो है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट्स प्रेस स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है तथा बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ पे है? होशंगाबाद और देवदास में। और जो प्रतिभूति मुद्रणालय है ये कहाँ है? ये है नासिक में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा जो है वो क्या है? त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज और आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कभी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक जो है वो कौन सा है? SBI। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इसकी संस्तुति प्रस्तुत किसने की थी? तो ये हजारी समिति ने की थी। और सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है
भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है कितने दिनों के लिए? तो ये 90 डेज के लिए। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखा जो है ये कहाँ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। और प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक जो है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। और निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक भी जो है ये भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ही है। फिर नरसिम्हम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, और गोईपोरिया समिति जो है ये बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक जो है वो लक्ष्मी वाहिनी बैंक है जो कि एमपी की है। और देश का प्रथम तैरता एटीएम जो है स्थापित किया था एसबीआई ने, कहाँ? केरल कोच्चि में। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम रखा गया था एक्सिस बैंक। यूटीआई बैंक का एक्सिस बैंक लिमिटेड नाम रखा गया कब से? 30 जुलाई 2007 से। आरबीआई पहले अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर, बैंक रेट। ये सब हमने कवर कर रखा है कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। बैंक जो है आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूत के रूप में अपने पास रखता है वो दर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज वैधानिक तरलता दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। भारत में सरकारी बैंक की जो सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी ये कभी से हुई थी? तो ये हुई थी 1904 से। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। और बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाए। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे JB से। बाजार के नियम के प्रतिपादक जो है ये JB से। और सरकारिया आयोग का गठन जो किया गया था ये 1983 में संसद द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे है अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ जो है ये शेयरों में खरीदारी है। और भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो BSE की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना जो है ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई थी 1991 में। फिर वाणी समिति द्वारा। ये पेन क्यों वर्क नहीं कर रहा है? जस्ट अ मिनट। गाइस आई थिंक कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसको मैं अभी रिसेंटली सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आई होप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वीडियो और होगा जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि
अभी आपका 4 to 5 पेजेस बाकी हैं और यही प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू रहा तो वीडियो शूट करने में मुझे भी प्रॉब्लम होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है आपने देखा ही है कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे वन लाइनर्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको तो रहते ही हैं। स्पीडी की बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली ना तो इट मीन्स आपने 50% पार्ट जो है वो रिवाइज कर लिया है हर एक एग्जाम के लिए। वन लाइनर क्वेश्चंस है लेकिन वही क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे कहाँ, हर एक जगह से तो वहां पे क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी हमें शेयर करते हैं या फिर ये बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें बची रह गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे और डोंट वरी, एग्जाम से पहले हर एक चीज़ हम रिवाइज कर लेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।